इससे पहले कि मैं इस दर्दनाक कहानी को फिर से बताना शुरू करूं, आप ये जान लीजिए कि ऐसा होने से पहले मैं और मेरा परिवार हर साल ऑस्ट्रियन एल्प्स के केबिन्स में छुट्टियां मनाने जाया करते थे। पहले सब ठीक था। अब आप देखिए, बस 2 साल पहले की बात है। मैं, मेरी बीवी और हमारी 6 साल की बेटी लूसी क्रिसमस मनाने के लिए तैयार होकर गाड़ी में भारी तोहफे भरकर जंगली पहाड़ों पर जाने के लिए निकले। ये क्रिसमस से 2 दिन पहले की बात है और हम इस बेहद खूबसूरत लॉग कैबिन को ढूंढ रहे थे जो सड़क के कुछ मिनट ऊपर था। उसके आसपास और भी कैबिन्स थे, लेकिन इतने करीब नहीं कि उनसे बातचीत बढ़ाई जा सके। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने गाड़ी से सामान निकालना शुरू कर दिया। हमने लूसी को आगे जाकर केबिन देखने को कहा ताकि हम उसकी नजर में लाए बिना तोहफे रख सकें। जैसे ही हमने आखिरी तोहफा निकाला, मैंने अपनी आंखों के किनारे से किसी को हिलते हुए देखा। कुछ गज की दूरी पर पेड़ों के पास कुछ हलचल हो रही थी जिसने मुझे उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ जान? मेरी बीवी ने पूछा। मैंने घूमकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसे ये एहसास दिलाया कि सब ठीक है। मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन ये इतना असामान्य नहीं था कि मैं ज्यादा चिंता करूं। कुछ ही देर में हम सब अंदर चले गए। अगले ही दिन खबर में आया कि शाम को बहुत ही तेज बर्फ का तूफान आने वाला है। वो क्रिसमस की शाम थी। हम वहां से निकलने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मालूम पड़ा कि तूफान अगले 3 दिन तक ऐसे ही चलने वाला था। हम इस जगह से पैसे भी वापस नहीं मिलने वाले थे, इसलिए हम वहीं रुक गए। कुछ ही घंटों के बाद तूफान अपनी चरम सीमा पर था। खिड़की के बाहर सफेद बर्फ का भयानक तूफान चल रहा था। तभी एकदम से कमरे का कांच टूटा। ये क्या था? लूसी डर के मारे उछल पड़ी। अपनी मॉम के साथ यही रहना लूसी, मैंने उससे कहा। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखकर सर हिलाया और उसने लूसी को उसकी बाहों में आने का इशारा किया। उसके फौरन बाद मैं उस तरफ भागा जहां से कांच टूटने की आवाज आई। कॉरिडोर के आखिर में बाईं तरफ बहुत तेज चीखने की आवाज आ रही थी और बर्फ के झोंके गलियारे में फूट रहे थे। जैसे ही मैंने अपना सर घुमाकर देखा, मुझे एक टूटी हुई खिड़की दिखी और खिड़की के मलबे समेत बर्फ अंदर आ रही थी। मैंने फौरन कमरे की छानबीन शुरू कर दी। मैं देखना चाहता था कि कहीं कोई हथियार तो कमरे में नहीं है जिससे कांच तोड़ा गया हो, जैसे कि कोई पत्थर या फिर किसी के द्वारा बनाई गई कोई चीज। जांच के बाद भी मुझे कमरे में कोई पत्थर या कांच नहीं मिला। कमरे में फर्नीचर भी था, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए मैंने एक बार फिर हर जगह को अच्छे से जांच लिया। उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी बीवी को पूरे हालात के बारे में बताया और हमने तय किया कि इस समय सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि हम उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दें ताकि केबिन में गर्मी भी बनी रहे और बर्फ अंदर ना आ पाए। उस रात हम इस हादसे से परेशान होकर बिस्तर पर लेट गए और बाहर चल रहे तूफान के इतने शोर में भी हमें आखिरकार नींद आ गई। हम जब सुबह उठे तो बहुत शांति थी, ना किसी तूफान का शोर। हमने सोचा, नहीं लूसी, हमें एहसास हुआ ऐसा पिछले 4 साल से हो रहा था। क्रिसमस की हर सुबह लूसी आकर हमारे बिस्तर पर कूदने लगती थी और हम दोनों को उठा देती और तोहफे खोलने की जिद करती, लेकिन इस सुबह ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमने सोचा। हम हैरान थे। इसी चिंता के साथ हम दोनों अपने बिस्तर से फौरन उठे और भागते हुए उसके कमरे की तरफ जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही हमने देख लिया था कि जिस कमरे की खिड़की का कांच टूटा था उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। डर हमारे दिल में बैठने लगा था। मैं और मेरी बीवी लूसी के कमरे में घुसे और हमने अपने सामने खाली बिस्तर देखा। हम दोनों के चेहरे फीके पड़ गए। हम पहले वाले कमरे के गलियारे में खड़े थे जहां से ठंड का गहरा एहसास हो रहा था। जैसे ही हम दोनों उस कमरे में गए, डर के मारे हमारे चीख निकल गई। उस कमरे की टूटी हुई खिड़की से बर्फ की एक गुफा दिखाई दे रही थी और कोने में लगे टूटे कांच पर फटे हुए कपड़े भी लटक रहे थे। एक पल के लिए तो हम इतना डर और बौखला गए कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर हमने गुफा से लूसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं फौरन उस गुफा के अंदर कूद पड़ा और पूरी शिद्दत के साथ उसमें रेंगने लगा। मैं आ रहा हूं लूसी, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे होंगे और मैं तेज रेंगते हुए इतने आगे बढ़ गया कि मुझे अंधेरे में लूसी की पैरों की परछाई दिखाई देने लगी। वो बेचैन होकर इधर उधर झपट रही थी और उसकी गर्दन की ओर हाथ था जो उसका गला दबा रहा था। मैंने लूसी की एक टांग पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचा। अचानक गुफा में रोशनी का एहसास हुआ। सर के ऊपर से बर्फ गिर गई थी। बाहर सूरज चमक रहा था और मेरे सामने एक आदमी के रूप में शैतान खड़ा था। उसकी त्वचा गंध से भरी थी और अभी भी उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने लूसी को अपने पीछे छुपाया और उस आदमी पर हमला कर दिया। अभी भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा था, तब भी नहीं जब मैंने उसके पैर को पकड़ा। मैंने उसके मारने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी टांग पकड़ी उसने अपने दूसरे पैर से मुझे जोर से मारा। जैसे ही मैंने अपना होश संभाला, मैंने नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और वो आदमी मेरी तरफ देखकर शैतान की तरह मुस्कुराया। तब मैंने उसके सड़े हुए नुकीले दांत देखे और फिर वो उस गुफा से बाहर निकल गया।
मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैंने अपना सर गुफा से बाहर निकाला वो पेड़ों तक पहुंच चुका था। मैं उसे देखकर चिल्लाया, वापस आओ यहाँ पर! मैंने कहा वापस आ! वापस आ कुत्ते! वो रुका और मुझे घूरने लगा। उसके चेहरे पर भावना का मिश्रण था। वो डरा भी लग रहा था और उसकी आंखों में कत्ल करने की भावना भी दिखाई दे रही थी। उसने रुक कर मेरी तरफ देखा और इशारा किया। वो शैतान जैसी मुस्कान मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर वो जंगलों में भाग गया। वो पीछे मुड़कर सफेद चादर की तरह ढकी हुई बर्फ और हरे जंगलों में भाग गया। वो जा चुका था। मैंने लूसी को गुफा से बाहर निकाला और उसकी मां की बाहों में दे दिया। उसके सर पर काफी घाव थे और गर्दन पर भी नील के निशान थे जो काले पड़ रहे थे। वो अपने बचाव में काफी कमजोर पड़ गई थी और जल्द ही बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे। अब करीब 2 साल बाद पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है और उन्होंने उस मामले में एक खुलासा किया है। पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रिसमस के आसपास पड़ोसियों के अनुसार एक आदमी को जंगलों से अंदर बाहर आते हुए देखा गया था। जिन एरिया में देखा गया था, खासकर छुट्टियों के लिए बनाए गए केबिन के पास, वहां से कई बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद उस आदमी को बच्चों के साथ ढूंढ लिया गया। सभी की खोज एक लकड़ी के डेन में की गई जिसे घने जंगल के अंदर बनाया गया था। बच्चों की शिनाख्त वहां पाई गई हड्डियों और उनके अंदर के बचे कुचे मांस से हुई। हालांकि उनमें से ज्यादातर जल चुके थे या सड़ चुके थे। उस आदमी को निर्भक्षी, हत्या और अपहरण की सजा के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमें उन बच्चों और उनके परिवार वालों के साथ पूरी हमदर्दी है जो उस हादसे का शिकार हुए। जब मेरी बीवी और मैं रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो हम बहुत रोए। हमारे आंसू डर और शुक्र के थे। हम खुशनसीब थे कि लूसी हमारे साथ हंस खेल रही थी। वो बच गई थी, बस किसी तरह। मैं पहाड़ की चोटी पर थी और मेरे दांत ठंड के मारे कटकटा रहे थे। मैं फोन को आसमान की तरफ उठाते हुए सिग्नल ढूंढ रही थी। यस, मिल गया सिग्नल। इस कामयाबी को हासिल करने पर मेरे आंसू निकल सकते थे, लेकिन वो काफी देर पहले ही सूख चुके थे। अपने कांपते हुए हाथों से मैंने फोन पर कुछ बटन दबाए और धीरे धीरे उछलने लगी। मुझे वही जानी पहचानी बीप बार बार सुनाई दे रही थी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हार चुकी थी, गुस्से में थी और कंफ्यूज भी। क्यों? ये तब क्यों नहीं चलता जब सब कुछ ठीक था? बस 1 घंटे पहले अगर मेरा फोन ने किसी भी तरह की बदतमीजी की होती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्कीइंग हमेशा से ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है और मैं इतनी खुश थी कि आखिरकार मुझे एक ऐसा वीकेंड मिल गया था जब मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में सिर्फ मजे कर सकती थी। जॉन और टिया का जंगलों के बीच एक केबिन था जो भीड़ और शोर से कोसों दूर था, इसलिए हम अक्सर वहां सर्दियों की रात में जाते, आग जलाकर मार्शमेलोज भूनते और बस मजे करते थे। हम ये दोबारा कभी नहीं कर पाएंगे। कम से कम उनके। मैंने जोर से अपना सर हिलाया। मैं जब भी तनाव में होती हूँ तो जोर जोर से खुद से बातें करती हूँ, लेकिन ऐसा करना सुरक्षित नहीं था। कम से कम अभी नहीं जब वो मेरे पीछे है। मैं अभी भी सुन सकती थी कि वो मेरा पीछा कर रहा था। उसकी आवाज में गर्मी थी जो बर्फीली हवाओं से अपना ध्यान हटा देती थी। कम ऑन स्वीटहार्ट, तुम जानती हो कि मुझे पता है कि तुम कहाँ हो। क्या तुम्हारे लिए ज्यादा आसान नहीं है कि तुम खुद ब खुद बाहर आ जाओ? इतना संघर्ष करना तुम पर अच्छा नहीं लगता। 1 घंटे पहले मैं जानती भी नहीं थी कि ऐसा आदमी भी है। मेरा मतलब है कि मुझे अच्छे से पता था कि पहाड़ों में सूरज ढलने के बाद कई तरह के खतरनाक लोग घूमते हैं, लेकिन मैंने आज से पहले तक सिवाय एक जंगली मूसे और अपना रास्ता भटके हुए लोगों के अलावा और किसी को नहीं देखा था। मैं ये नहीं सोचना चाहती थी कि पिछले 60 मिनट में क्या क्या हुआ था। दस्तानों के अंदर मेरे कांपते हुए हाथ लाल हो चुके थे, वो सड़ने लगे थे। मैंने सैंड्रा को बचाने की बहुत कोशिश की, सच में, लेकिन अगर मैं उसके पास रुक जाती तो वो मुझे भी और जल्दी ढूंढ लेता। पेड़ की टहनियों के टूटने की आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से जगा दिया। ये वो नहीं था। मैं कहीं ना कहीं खुशनसीब महसूस करने लगी। हालांकि वो एक भेड़िए का बच्चा था जो मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन जहां बच्चा होता है वहां उनके माँ बाप भी होते हैं। हालांकि उसके होते हुए कौन जानता था कि क्या हो सकता था। आखिरकार उसे हंटिंग का इतना शौक जो था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश की कि मेरे फेफड़ों से फिर से एक कंपकपाती हुई आवाज निकली। उसके गाना गुनगुनाने की आवाज सुनकर मुझे लगा कि वो अभी भी काफी दूर है। जॉर्डन ने उससे आगे निकलने की कोशिश की थी। मैं ठीक हूँ दोस्तों, मुझे बस कुछ मिनट की इजाजत दो और मैं इस बुरे सपने को खत्म कर दूंगा। चिंता मत करो। वो आखिरी शब्द थे जो मैंने उसके मुंह से सुने।
किसने सोचा था कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन फिर भी मुझे उससे बहुत उम्मीद थी। मेरा मतलब है कि हम तीनों में से वो इकलौता था जो हीरो बन सकता था, है ना। जॉर्डन ने आज तक जितने भी खेल खेले थे वो उन सब में अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा, सच में। और शुरुआत भी अच्छी की थी। उसने चिल्लाते हुए हमसे कहा कि वो मदद लाएगा और हमें बचा लेगा, लेकिन उसने जॉर्डन का पीछे ऐसे किया जैसे कोई शिकार कर रहा हो। वो ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि हमें इस बात को स्वीकार करने में कुछ वक्त लगा। मुझे याद है हम एक पल के लिए खुश हो गए थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि जॉर्डन बच ना पाया हो, है ना। लेकिन फिर भी वो नहीं बच सका। उसे पहाड़ों के बारे में ऐसा पता था जैसे वो उसके बाएं हाथ का खेल हो, लेकिन इतना काफी नहीं था। हम में से कोई भी काफी नहीं था। हम उसके आगे गिड़गिड़ाए। हमने उसे धमकी देने की भी कोशिश की, लेकिन हमारी कोई भी तरकीब काम नहीं आई। मैं वहां से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि शायद वो चाहता था कि मैं भाग जाऊं। साफ जाहिर है कि उसे चूहे बिल्ली का खेल बेहद पसंद है, पर कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं जीत सकूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं घर पर फोन नहीं कर सकती और जाहिर है कि भाग भी नहीं सकती। मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मैं हार बिल्कुल नहीं मानना चाहती। फिर भी कोई तो रास्ता होगा, है ना। बहुत ही हंसी की बात है क्योंकि अभी से 1 घंटे पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। कुछ देर पहले मैं अपने दोस्तों के साथ केबिन में थी और हम जॉर्डन के चुटकुलों पर हंस रहे थे। मुझे याद है कि मैं आग के आगे बैठे बैठे बहुत ही आराम महसूस कर रही थी। पुरानी किताबों के पन्ने पलट रही थी जो हम केबिन में लाए थे। ये एक रिवाज बन गया था कि हम शाम होने पर एक साथ बैठकर चाय पिया करते थे। एक बार फिर मुझे आवाज सुनाई दी, अपने आप को देखो तो सही, तुम अभी भी मेरे लिए खड़ी हो। इस बार ये वही आदमी था। जब उसने पहली बार दरवाजा खटखटाया था तो हमें वो अजीब नहीं लगा था। आखिरकार वो काफी मजेदार किस्म का इंसान लग रहा था, जिसने लाल रंग का कोट और गहरे रंग के बूट्स पहने हुए थे। वो आम लग रहा था। हो सकता है थोड़ा बड़बोला और कम सफाई वाला हो। पहाड़ों में बिखरे बाल कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। उस वक्त तक शायद वो हम पर कुछ देर से नजर रख रहा था। वो बस जानता था कि उसे हमारा विश्वास जीतना है। मुझे बस एक कप गरम कोको चाहिए और थोड़ी देर आराम करने की जगह। उसके बाद मैं अपने रास्ते पर चल दूंगा। अगर उस वक्त की बात याद करूं तो उसने कभी हमसे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं की। वो काफी कॉन्फिडेंट था, हालांकि थोड़ा संकी भी लग रहा था, लेकिन इतना नहीं कि हम उस पर शक करें। लेकिन फिर वो क्लेयर को अपने साथ जंगलों में ये कहकर ले गया कि उसे मदद की जरूरत है। आखिर हमने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया, ये बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि वो कभी वापस नहीं आई। मुझे लगता है कि अब मेरा शरीर सुन पड़ रहा है। डर अब भी मेरे दिल में बसा हुआ है। मैं अपने पूरे शरीर को कांपने से रोक नहीं पा रही। मुझे आज से पहले कभी इतना बीमार महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा, मैं उससे बचकर भागने का कोई संघर्ष नहीं कर पाई। हम क्यों? मैंने फुसफुसाते हुए उससे पूछा। जिस जोश और घबराहट ने मुझे अभी 1 मिनट पहले अपने बचाव में भागने के लिए मजबूर किया था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और मैं सुन हो रही थी। उसने कुछ देर तक कोई आवाज नहीं की, लेकिन मैं उसकी नफरत या बदले की भावना या इस तरह की किसी चीज के बारे में बोलते हुए सुन सकती थी। कोई ऐसी बात जिससे वो ये साबित कर सके कि उसने जो किया वो गलत नहीं था। कुछ भी जो ये बता सके कि हम ही क्यों। उसने अपने कंधे उठाते हुए कहा। वो मेरी तरफ घूरता रहा और उसने कहा, तुम बस सही वक्त पर सही जगह थे। ये बस आखिरी शब्द थे जो मैंने एक जोर की आवाज होने से पहले सुने, और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या आप कभी बर्फ के तूफान में फंसे हैं? जब आप किसी से बात नहीं कर पाए, ना आपको ये पता हो कि तूफान कब खत्म होगा या फिर कोई आपको बचाने आएगा या नहीं। ये भयानक अनुभव जैसा लगता है ना। अब जरा सोचिए कि आप ना सिर्फ इस परिस्थिति में हैं, लेकिन आपके साथ कोई और भी है। कोई ऐसा जो ना सिर्फ बर्फ संभाल सकता है बल्कि उसका आदी भी है। कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं कि अगर इसने आपको पकड़ लिया तो कोई भी आपको इससे बचा नहीं पाएगा। बाकी कहानियों की तरह ये कहानी बुरे हालातों के साथ शुरू नहीं होती। मैं अपने परिवार के साथ सर्दियों की छुट्टी मनाने गया था। हम वीकेंड के लिए एक पारिवारिक केबिन में रुकने वाले थे। जिस चीज की हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि उस दिन बर्फ पड़ रही थी, लेकिन इतनी नहीं कि कोई दिक्कत हो। मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ वहां पहुंचा। हम हैरान थे कि बर्फ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन हम केबिन के अंदर सुरक्षित थे। हम कमरे में बैठकर डिनर के बाद हॉट चॉकलेट पी रहे थे। अचानक मेरा फोन लगातार बजने लगा। मैं पिछले कई घंटों से सिग्नल आने का इंतजार कर रहा था, इसलिए उस वक्त सिग्नल देखकर मैं हैरान हो गया। जब मैंने फोन देखा तो मुझे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई हुई थी।
मैं उत्साह में उनके एक एक करके देखना शुरू करता हूँ और मैं आपको सच बताऊं तो वो देखकर मेरे हाथ से कप फिसलने ही वाला था। वो मैसेज मेरे डैड की तरफ से थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही और फिर मैंने अपनी मॉम की तरफ से आए हुए कई मैसेजेस देखे। उसमें लिखा था कि उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है और मेरे डैड को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। उस वक्त मैं एक पल के लिए भी संकोच नहीं करता हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना ही था और उनसे मिलना ही था। मेरी वाइफ ने कहा कि वो और बच्चे भी मेरे साथ चलना चाहते हैं। हालांकि तब तक बर्फ पड़ना भी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने साथ ले जाना मुझे सुरक्षित नहीं लगा। बर्फ पड़ने की वजह से सड़क पर काफी फिसलन हो जाती है और चाहे आप जितना भी ध्यान से गाड़ी क्यों ना चला लें, दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आराम से जा सकते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो, खासकर तुम्हारे डैड को कुछ हुआ तो। चिंता मत करो जान, मेरी मॉम मुझे बता चुकी है कि डैड अब खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें उनके पास रहना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, जब तक बच्चे उठेंगे मैं वापस आ जाऊंगा। अगर तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी सीरियस हो तो वादा करो कि तुम वापस आकर हमें अपने साथ ले जाओगे। ये बस एक वेकेशन तो है, हम वापस आ जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, सच में। मेरी चिंता मत करो और तुम्हें बच्चों के साथ अकेला छोड़कर जाने के लिए मुझे माफ करना। इतना कहकर मैं वैन में बैठा और मैंने हॉस्पिटल जाने की अपनी यात्रा शुरू कर दी। मुझे कुछ मील की दूरी तय करनी थी और हालांकि बर्फ पड़ रही थी, लेकिन फिर भी सफर आरामदायक था। पहले तो मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, यकीन करिए मैंने इससे कई बेहतर सड़कें देखी हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, बर्फ और तेज पड़ने लगी। बर्फ के गिरने से मेरे ट्रक की खिड़की ढक गई। हालांकि वाइपर उसे साफ कर रहे थे, लेकिन बार बार शीशे पर बर्फ जम जाती। मेरा ध्यान सड़क की तरफ था। मैं अपने सामने आ रही हर चीज पर अच्छे से नजर रखे हुए था, लेकिन मैं कुछ देखता हूँ और मैं हैरान हो गया। सफेद बालों वाला एक बड़ा सा जीव बहुत ही तेज गति से सड़क पार करते हुए निकला। क्या वो बर्फ से ढका हुआ कोई जानवर था? शायद मेरी आंखें मेरे साथ धोखा कर रही थी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई जानवर ठंड से जमकर इतनी तेज भाग सके। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ सेकंड्स के लिए मैंने अपना ध्यान खो दिया और मैं सोचने लगा कि आखिर मैंने ये क्या देखा है, और इसी वजह से मुझे हर्जाना भी भरना पड़ा। नहीं! ओह माय गॉड! वो क्या था? बहुत बढ़िया। जाहिर है अब यहाँ सिग्नल नहीं होंगे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर सब कुछ उलट पुलट हो गया। मैं सड़क के किनारे रुक गया था। मेरा ट्रक बर्फ के बीचों बीच फंस चुका था, जो एक पल में और तेज होती जा रही थी, और इन सब के ऊपर मेरा फोन भी नहीं चल रहा था। जैसे ही मैंने सोचा कि इससे बुरा क्या ही होगा, वैसे ही मुझे कुछ दूरी से किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आई। कोई दूर से मेरी तरफ आ रहा था और जोर जोर से दहाड़ रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे ट्रक की सारी खिड़कियां बर्फ से ढक चुकी थी। अचानक किसी ने ट्रक के आगे जोर से मारा। चौंका देने वाली बात यह है कि कांच अभी भी नहीं टूटा, लेकिन गाड़ी कुछ सेंटीमीटर पीछे चली गई। आखिर इतना ताकतवर कौन हो सकता है? इसने खड़ी हुई गाड़ी ही हिला दी। क्या कोई और गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई थी, या फिर क्या कोई और जीव मुझ पर हमला कर रहा था? मानो मेरा सवाल का जवाब देते हुए कोई जीव मेरी गाड़ी की छत पर चढ़ गया। वो उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर नोकीली चीज घुसा दी हो। कोई मेरे ऊपर था। वो जो भी था, वो वैन की छत पर जोर जोर से मार रहा था। मैं बाहर से गुस्से से भरी दहाड़ की आवाज सुन सकता था। मैंने सोच लिया था कि मैं गाड़ी की पिछली सीट पर नीचे झुककर बैठ जाऊंगा। मैं बहुत डर गया था। कुछ सेकंड्स के बाद कोई भी आहट होना बंद हो गई। क्या वो सब खत्म हो गया था? मैं वापस आगे वाली सीट पर आ गया और एक बार फिर गाड़ी चालू करने की कोशिश की। शायद उस गाड़ी के धक्का देने की वजह से मैं बर्फ से निकल गया था। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, खिड़की पर लगे वाइपर्स दोबारा चलने लगे और उन्होंने खिड़की की बर्फ हटा दी। वो एक राक्षस था। खिड़की के सामने बर्फ से ढके एक गोरिल्ला खड़ा था। उस विशाल राक्षस ने मेरी गाड़ी के शीशे पर बार बार वार किया। मैंने वैन रिवर्स की। पहले तो वो बुरी तरह से फंसी हुई थी, लेकिन अब वो कम से कम धीरे धीरे हिल तो रही थी। जैसे ही मैं बर्फ से बाहर निकला तो मैंने देखा कि खिड़की का कांच धीरे धीरे टूटने लगा था। जैसे ही मैं वापस सड़क पर आया तो कांच टूटकर चूर चूर हो गया और एक बड़े हाथ ने मेरा सर पकड़ लिया और मुझे वैन से बाहर फेंक दिया। मेरा पहला रिएक्शन वहां से उठकर वैन के पीछे छुप जाना था, इससे पहले कि वो राक्षस मुझे देख ले। लेकिन उससे ये बात पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में मेरी वैन पर बार बार मारना शुरू कर दिया और उसे पलटने की कोशिश करने लगा। रेंगते हुए वैन की दूसरी तरफ चला गया और टूटी हुई खिड़की से वैन के अंदर घुस गया।
जब तक उस राक्षस ने मेरी तरफ देखा और मुझे पकड़ने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने वैन चालू की और गैस के पेडल पर अपना पैर रखकर जितनी जल्दी हो सकता था वहां से निकल गया। वो राक्षस कुछ सेकंड्स तक मेरी वैन के पीछे लटका रहा, लेकिन ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया। उसने वैन को छोड़ दिया और कुछ मीटर्स तक मेरा पीछे भागता रहा और थकने के बाद मुझे वहां से जाते हुए देखता रहा। इतना सब होने के बाद मैंने अपनी गाड़ी केबिन की तरफ घुमा ली। मैं वहां वापस चला गया और अपने परिवार के साथ छुप गया। मेरे बच्चे सो रहे थे, लेकिन मेरी बीवी अभी जगी हुई थी और जब उसने मेरी और गाड़ी की हालत देखी तो उसे लगा कि मेरे एक्सीडेंट हो गया है। पहले तो उसने ये येटी की कहानी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर जब उसने गाड़ी पर उसके नाखूनों के निशान देखे, उसके पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमने पूरी रात डरे हुए केबिन के अंदर ही गुजारी और दिन निकलने का इंतजार किया। जैसी ही सुबह हुई, तूफान भी रुक गया। मैंने अपनी मॉम को बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मैं आ नहीं पाया, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे डैड अब खतरे से बाहर थे। उसी दिन मैंने अपने भाई को हमें वहां से ले जाने के लिए बुला लिया, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी थी। मैं उस केबिन में कभी वापस नहीं गया। बर्फ में नकली राक्षस होने की कहानी पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन जब भी आप इस तरह की जगह पर हों तो रात को गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, खासकर तब जब बर्फ गिर रही हो। आप नहीं जानते कि किस तरह के जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं।